मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। आज बेटा देखिए, आज हम एक नया टॉपिक तो चालू करेंगे। नए अध्याय के साथ हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये था हमारा चैप्टर। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, भंवर धारा देखा, फैराडे का नियम देखा, लेंज का नियम देखा, हमने जो है आपका संयोजन देखा कि नहीं भाई? नहीं देखे? विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल का संयोजन देखे हमने, देखा कि नहीं? श्रेणी क्रम समांतर, तो बहुत सारी चीजें हमने उसमें आपको पढ़ाया। आप लोगों को समझ में भी आया होगा, आया ना मिताली? तो एक बार जाके आप लोग वॉच करें बेटा, ठीक है? बार बार उसे देखें, समझे वीडियो को। 12वीं कक्षा है, हल्के में ना ले। 10वीं कक्षा नहीं है कि पेपर के एक दिन पहले पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ये मत सोचना। ये 12th क्लास है। 12th क्लास यकीन मानिए, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे स्टार्टिंग से तो आपके ऊपर से जाएगा, वो समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है? तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उसका नाम है बेटा जी प्रत्यावर्ती धारा। क्या है भाई? अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एसी भी कहते हैं। अब एसी का मतलब एयर कंडीशनर नहीं होता ना, क्या होता है इस यहाँ पर? एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है? तो देखिए बेटा, ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी नजरें मेरी ओर हों और इस बोर्ड की ओर हों, और आपकी कान जो है बाहर की आवाज ना सुनकर मेरी आवाज को समझे, और सभी बच्चे दरवाजे की ओर ना देखकर इधर देखो। कॉपी पेन छोड़िए और कुछ समय के लिए समझने का प्रयास करें, ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम प्रत्यावर्ती धारा, एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है जिसमें मजा आने वाला है मैथ वालों को, ठीक है? जिसमें मजा आने वाला है बाय वालों को भी, ऐसी बात नहीं है। प्राय आपने इसको स्कूल में पढ़ा भी होगा, तो अधिकतर इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन बहुत अधिक है। पढ़े हो ना स्कूल में? पूरा मैथ ही भर के कर दिए, ये है ना बेटा? तो बस यही चीज आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बच्चे लोग। तो प्रत्यावर्ती धारा, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि नहीं? अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट के बारे में आपने पढ़ा था ना, एसी के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा क्या है मैंने पढ़ाया था चैप्टर 4 में, मैंने वहां पे बताया था। याद आ रहा है हम लोग को? किसको याद नहीं आ रहा है भाई? ठीक, याद करो। आ रहा है निकी? अच्छा 4th चैप्टर पढ़े नहीं है? पढ़ाई कीजिए तो वीडियो वॉच करें, ठीक है? देखिए अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा हम स्टार्ट। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा को समझने से पहले हम आपको समझाना चाहते हैं बेटा, प्रत्यावर्ती धारा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दिष्ट धारा और एक होता है बेटा जी प्रत्यावर्ती धारा। एसी करंट और डीसी करंट परीक्षा में आता है ना। प्रत्यावर्ती धारा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा जी दिष्ट धारा। दिख रहा है सभी को इस चौक से? वीडियो में दिख रहा है? ठीक दिख रहा है? तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होता है बेटा, ये आपको समझना है, ठीक है? देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा होता है बेटा, ये अधिकतर हमारे घरों में होते हैं। ऐसी करंट डीसी भी होता है, ऐसी बात नहीं डीसी नहीं होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा से बल्ब चलते हैं, पंखा, कूलर, एसी, हर चीज चलाया जाता है। समझ में आ रहा है? ये जो आपके क्लासरूम में जो पंखे हैं, बल्ब लगे हुए हैं, आपके घरों में जो लगे हैं, वो सब एसी करंट है। क्या है भी वो? डीसी करंट क्या है? इसको एसी कहते हैं, इसको डीसी कहते हैं, ठीक है? डायरेक्ट करंट, ठीक है भाई? और ये क्या है? एसी करंट, ठीक है ना? तो जो डीसी करंट होता है, ये जैसे आप जानते हैं मोबाइल हम चार्ज करते हैं, ये सेल के पास होते हैं, बैटरी के पास होते हैं, या आपके जो मोबाइल होते हैं ना बेटा, चार्जर देखिए ना, चार्जर क्या करता है? एसी करंट को डीसी में चेंज करता है, फिर आपके मोबाइल में उसको लाता है। पता है आप लोगों को क्या? नहीं पता था? तो ये याद रखिए, आपका जो मोबाइल है, ठीक है, वो एसी करंट में चार्ज नहीं हो सकता, उसका बैटरी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एसी करंट का प्रॉपर्टीज ये होता है बेटा कि एसी करंट इस तरीके का नेचर का व्यवहार करता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक बार ये पॉजिटिव होता है तो एक बार नेगेटिव होता है, एक बार पॉजिटिव होता है तो एक बार नेगेटिव होता है। मतलब एक बार ऑन तो एक बार ऑफ होता है, वो उसका नेचर है। वो एसी करंट का ये क्या है भैया? ये नेचर है कि एक बार इस तरीके से प्लस माइनस इस तरीके से बिहेव करता है। तो इससे आपका फोन कैसे चार्ज होगा? इसीलिए क्या करता है, जो चार्जर लगे होते हैं उसमें ऐसे डिवाइस लगाए रहते हैं छोटे छोटे, जो क्या करते हैं बेटा, एसी करंट को डीसी में पहले बदलता है, फिर आपके मोबाइल में करंट सप्लाई करता है, जिससे आपका बैटरी फुल्ली चार्ज होता है। देखिए हो ना? इसमें दिष्ट करंट में क्या होता है? ये इस प्रकार से होता है,
मतलब इसमें धारा की जो दिशा होती है वो बदलती नहीं है, अब परिवर्तित रहती है। देखिए नॉन चेंजेबल, लेकिन इसमें चेंज होते रहते हैं, एक बार ऊपर जाएगा तो एक बार डाउन होगा। वो समझ में आ रहा है आप लोग को? ये उसका बिहेवियर है, उसकी प्रॉपर्टीज है वो। जैसे आप लोग की प्रॉपर्टीज है ना कि ट्यूशन स्कूल कोचिंग के से घर जाकर पढ़ना नहीं है, कॉपी पुस्तक फेंक देना है, स्कूल में नहीं पढ़ना है, कोचिंग आओगे तो भी नहीं पढ़ोगे। सबका आप लोग को वही हाल है। अभी गणेश चल रहा है, गणेश में बैठ जाओगे, रात रात भर कीर्तन करोगे, कोई गाँव घूम रहा है, ट्रेन में जा रहा है, 3 दिन 4 दिन का छुट्टी ले रहे हो, कोई बिना बोले तबीयत खराब है बोल दे रहे हैं, किसी को और कुछ हुआ है, ठीक है, कोई घूम रहे हो स्कूटी में गाड़ी में भगा रहे हो, तो कहाँ से पढ़ोगे तुम लोग? हाँ क्यों जी, क्यों मिताली? ठीक है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे? ठीक है, क्या करोगे आगे? समझ में आया? तो ये चेंजेबल होता है, ये नॉट चेंजेबल होता है, ये चेंज होते रहता है, लेकिन ये चेंज नहीं होता है, एक निरंतर कंटिन्यूस जो है आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके सिंबल की बात करें, इसके संकेत की बात करें, तो इसका जो संकेत होता है, ये इसका संकेत होता है। एसी करंट का सिंबल क्या होता है? ये। ठीक है, तो बढ़िया बना देना। समझ गए ना? ये लिख रहा हूँ, ये समझ आया आप लोगों को? जबकि डीसी करंट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ठीक है भाई, मैंने आपको ये बताया था कि जो एसी करंट होते हैं, आप समझ में आ रहा है आप लोग को एसी करंट की? नहीं आ रहा है? एसी करंट में जो करंट फ्लो होता है कि टू, बेटा ये ना तार की ऊपरी से, जैसे ये तार है बेटा जी, ये क्या है? ये क्रिश, ये तार है, ये कॉपर के क्या है? वायर है। ठीक है, तो एसी करंट जो बहता है, जो करंट फ्लो होता है ना बेटा, वो इसके ऊपरी सतह पे बहता है, इसके ऊपरी सतह पे। समझ गए? लेकिन इसमें क्या होता है, धारा अगर बहेगी तो पूरा का पूरा अंदर तक बहेगा उसमें। नहीं समझे? जैसे ये तार है तो इसमें अगर करंट फ्लो होगा ना बेटा, तो इसके ऊपरी सतह में बहेगा करंट, इसमें बहेगा ऊपरी सतह में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम जो है तार कोई खरीदते हैं या तार हम देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो है, उसको जब हम उसके इंसुलेटर को जब हम हटाते हैं, ऊपर की कवर को, जिसको आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो? हटाते नहीं, दांत से छील देते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो उसको जब हम हटाते हैं वहां से बेटा, तो आपने देखा है कुछ बहुत सारे तार जो गुच्छे में निकलते रहते हैं। निकले तार निकाले हो आज तक? तो ऐसे छीले हो, देखना बहुत सारे तार जो है गुच्छे के रूप में रहता है कि नहीं? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एसी करंट की प्रॉपर्टीज होती है कि वो ऊपरी सतह में धारा प्रवाहित होता है, जिससे उसको एरिया अच्छा से मिले और करंट अच्छे से फ्लो। लेकिन डीसी करंट में जो है धारा जो है पूरा का पूरा तार के आंतरिक सतह से बहता है, पूरा, मतलब ऊपर भी बहेगा अंदर भी बहेगा। समझे कि नहीं? समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ पूछो। मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ तापीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। कैसा प्रभाव? लेकिन बेटा जी ये जो है तापीय प्रभाव, ठीक है, और आपका रासायनिक प्रभाव और आपका चुंबकीय प्रभाव, तीनों प्रभाव यहाँ शो करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? केमिकल हो गया, मैग्नेटिक हो गया, टेम्परेचर, सारे इफेक्ट जो है ये शो करता है, लेकिन ये जो सिर्फ और सिर्फ तापीय प्रभाव ही प्रदर्शित करता है। ये है बेटा, अगर ये देखो प्रत्यवर्ती धारा दिशा में बहुत सारे अंतर हैं, आपकी बुक में आप देख सकते हो, लेकिन मैं मेन पॉइंट को ही यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। समझ में आया? और अगर मैं चर्चा करूँ तो एसी करंट का जो, इस पर बाद में चलो चर्चा कर लूंगा, या यहीं पे बता दे रहा हूँ, इसमें जितना करंट बहेगा ना, मान लो सब इसमें 220 वोल्ट का करंट बहेगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं है, इसमें ज्यादा हानिकारक है। मतलब आप 220 करंट का करंट छू लोगे तो बहुत जोर से झटके लगते हैं, इसमें भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना भी, तब आपको और डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को? यहाँ तक डिफरेंट नोट करें इसको आप लोग। अब हमारा अगला हेडिंग है बेटा जी, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एसी। ठीक है, क्या लिखोगे? प्रोडक्शन ऑफ एसी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन। ठीक है, देख लेते हैं बेटा, यहां पर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान क्या है भैया? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है,
जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं किरण, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डी से, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम एक सिलिंड्रिकल शेप में, कौन से शेप में किरण, बेलन के आकार का हमने कॉपर के तार को लिया है, सॉरी एक बेलन के आकार का एक तार है, ठीक है, जिसमें हम मतलब इसमें उस शेप का है जिसमें कॉपर के तार को देखो इस तरीके से लपेटा गया, इसका ये अक्ष है, ठीक है, एक्सिस है, समझ में आया। एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक समान जो है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या लिया हमने, बी लिया है। इसमें एक सिलिंड्रिकल शेप में क्या है, हमने कॉपर के तार को लपेटा गया है, जो क्या हो रहा है, ओमेगा वेग से, ओमेगा कोण से क्या हो रहा है, वह ओमेगा वेग से घूम रहा है, ओमेगा वेग से, ओमेगा वेलोसिटी से क्या हो रहा है, वह घूम रहा है। मतलब जैसे ये चौक है, ये देखो चौक ऐसे घूम रहा है ना, इधर लुक एट मी, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, वैसे वो घूम रहा है ओमेगा कोण से। समझ में आ रहा है आप लोग को ये, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके आगे क्या लिख सकते हो, टी समय बाद, टी समय बाद क्या हो रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है, क्या बना रहा है भाई, थीटा कोण, वो घूम रहा है, तो टी समय बाद क्या बना रहा है, वहाँ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके लिए हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, क्या होता है भाई, ये ओमेगा है, डब्ल्यू मत समझना, ठीक है। ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, जहां पर ओमेगा होता है कोणीय वेग और थीटा होता है कोणीय विस्थापन, ठीक है, और ये होता है समय, ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा। अगर मैं यहाँ पे इस थीटा का मान निकालना चाहूँ तो प्लीज थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ बेटा ओमेगा इंटू टी, लिख सकता हूँ समीकरण। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि थीटा मतलब होता है ओमेगा टी। अगर कहीं पर ओमेगा टी लिखा रहेगा तो समझ जाना आगे बहुत काम आएगा ये, ठीक है। आगे मैं बोलूँगा ओमेगा टी तो मैं थीटा लिख दूंगा तो समझ जाना कि सर वहाँ पे ओमेगा टी ही लिखे हैं। बार बार बोल रहा हूँ रजनी, समझ में आ रहा है आप लोग को। आप जानते हैं फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हैं आप सभी। उसका फॉर्मूला होता है एन ए बी कॉस थीटा। जहां पर एन होता है उसमें जो कॉइल लपेटे गए हैं उसके फेरों की संख्या है। एन क्या है, फेरों की संख्या है बेटा। ए क्या है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। बी उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और थीटा क्या है भाई, कोणीय वेग से घूम रहा है, वो कोण बना रहा है वो है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को क्रिश बोलो। अब बेटा टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये कर देंगे भाई डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी एन ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। आगे देखें डी फाई, अच्छा यहाँ फ्लक्स है और डी लगा है मतलब उसमें चेंज हो रहा है, तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। वेरी गुड, करने को याद है। चलो इसको बाद में चेंज कर दूंगा एक साथ, ठीक है। डी फाई डी इक्वल्स टू यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू जैसे एन ए बी बाहर निकल गया तो डी अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा के साथ। थीटा का मान क्या है देख सकते हैं आप, ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी। बोलो समझ में आया, आ रहा है समझ में भाई। और डी फाई अपॉन डी टी को हम क्या लिखते हैं, विद्युत वाहक बल। तो या तो कैपिटल ही लिखूं या तो स्मॉल ही लिखूं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। अब बताइए, मैं तो बताएंगे डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, बोलो। माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। वेरी गुड, ये होता है एन ए बी माइनस, बोलो, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। वेरी गुड, आ रहा है समझ में, क्या होता है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जाता है, ये तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक, समझ रहे बेटा। ये माइनस चिन्ह यहाँ पर इसको आप ले लीजिए, तो ई बराबर क्या होगा, ये माइनस एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एन ए बी है और ओमेगा, इतने वैल्यू को, इतना वैल्यू, ठीक है, ई इक्वल्स टू ई नॉट और साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है
कि माइनस एन ए बी ओमेगा को मैं ई नॉट मान लिया हूँ। क्या मान लिया हूँ भाई? ई नॉट। साइड में आपको लिखना है ई नॉट बराबर माइनस एन ए बी ओमेगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है बेटा जी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे यूज होगा। ये फॉर्मूला कहता है प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये सूत्र है। प्रत्यावर्ती धारा का क्या है? यहाँ सूत्र है। इसको आप धारा में भी बदल सकते हो। फिर विभव देखो, विद्युत वाहक बल आप इसको या तो विभव में बदल सकते हो ना। विभव में कैसे? ई को आप भी लिख लो, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? अब ये है प्रत्यावर्ती धारा का विभव, पोटेंशियल फार्मूला है, विभव का सूत्र है। ये विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इसका विभव का सूत्र है। अब देखो बेटा, ओम के नियम से, किसके नियम से? यदि मैं इन सब को ओम के नियम से बना रहा हूँ, उसको अब आगे देखिएगा। इन सभी के नीचे मैं आर का भाग कर दूं, इसके नीचे भी आर का भाग कर दूं, इसके नीचे भी किसका भाग कर दूं? आर का भाग कर दूं। ठीक है, तो देखो इसके नीचे मैं आर का भाग कर दे रहा हूँ, तो v अपॉन आर बराबर वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ये मैंने भाग कर दिया, तो भाग कर दिया बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो v अपॉन आर ओम के नियम से क्या होता है बताइए? धारा आई होता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला है प्रत्यावर्ती धारा करंट के लिए फॉर्मूला। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? आया कि नहीं भाई? इजी है? कठिन है क्या? नहीं ना। तो ये बेटा प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है सूत्र, ये विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र है बेटा, और ये विभव के लिए सूत्र है। ठीक है, आपको जब भी जो भी पूछ जाएगा आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, धारा का जो है हम यहाँ पर ग्राफ से जो है क्या करेंगे? निरूपण करेंगे। क्या करेंगे भाई? प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, कैसे उसको ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि आई नॉट का मतलब होता है, जैसे आप फॉर्मूला निकाले थे अभी कि आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर आई नॉट का मतलब होता है बेटा जी धारा का पीक वैल्यू, शिखर मान, करंट ऑफ पीक वैल्यू। क्या होता है? आई नॉट का वैल्यू क्या है? आई नॉट का मतलब क्या है? धारा का शिखर मान है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, और जैसे यहाँ पे जैसे अभी हमने ओमेगा टी देखा था ना, तो ओमेगा टी का मतलब होता है फेस या कला। क्या होता है? कला। इसको जैसे इसके अभी हमने देखा फॉर्मूला कि आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर आई नॉट का मतलब क्या मैंने बोला? करंट का पीक वैल्यू या अधिकतम मान बोल सकते हैं। ठीक है, इस ओमेगा टी का मतलब होता है बेटा कला। क्या होता है? कला, जिसे हम फेस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? फेस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो फेस किसे कहा जाता है, कला किसे कहा जाता है? अगर परीक्षा में पूछ दें तो आप बोल सकते हो कला वह कारक होता है। कला क्या है? वह कारक होता है जो किसी कण तरंग, जो किसी कण का, तरंग का, धारा के किसी भी चीज का, उसकी स्थिति का क्या बताए? दिशा बताए। क्या बताए भाई? उसकी स्थिति और दिशा बताए। किसी क्षण विशेष पर उसकी स्थिति और क्या बताए? दिशा बताए, उसे हम कला कहते हैं। फिर से बोलूं, कला वह कारक होता है, कला मतलब फेस, कला एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो क्या होता है एक्चुअल में कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का वेव, मतलब उसके तरंग का धारा, तरंग की धारा बोल सकते हैं आप, या किसी भी चीज की क्या बताए वहां, उस किसी भी क्षण पर, ठीक है, उसकी दिशा और स्थिति को बताता है, पोजीशन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है, उसे फेस कहा जाता है। ठीक है, फेस क्या है? तो किसी भी का डायरेक्शन या उसकी पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करे उसको क्या कहते हैं? हम कला कहते हैं। तो हम ओमेगा टी से, ओमेगा टी मतलब थीटा। ठीक है, आ रहे समझ लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। इसको क्लास 11th में पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो ना क्लास 11th में, बस उसमें वैल्यू चेंज था। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। ठीक है, ऊपर में मैं ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करूंगा। ओमेगा टी का मतलब क्या होता है? थीटा। हम निकाल चुके हैं, अभी हमने निकाला कुछ समय पहले कि ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा करके। ठीक है, और यहाँ हम निकालेंगे बेटा साइन ओमेगा टी। क्या निकालेंगे? तो ओमेगा टी, यहाँ पर हम ओमेगा टी का वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं थीटा 0 से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हैं तो आप तो 0, फिर उसके बाद क्या करते हो 30,
ठीक है। फिर 45 60 ऐसे बनाते हो ना, हम वो सब नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा बड़े बड़े वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, 0 के बाद हम सीधा 90, 180, इसके बाद हम 270, ठीक है, और 360। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 90 को हम लिखते हैं π/2। क्या लिखते हैं भाई? इसको लिखते हैं हम पाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? पाई। इसको हम लिखते हैं बेटा जी 3π/2। क्या लिखते हैं? 3π/2। और इसको लिखा जाता है 2π। मतलब पाई का मतलब होता है 180। ठीक है, आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, पता है? ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा भाई? 0 होता है, याद रखना। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 180 का वैल्यू 0, साइन 270 का वैल्यू -1, और साइन 360 का वैल्यू 0। बोलो, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ, सॉरी मतलब उसके लिए डब्बा, समझिए? ठीक है, पैमाना। अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट, इधर हम x एक्सिस को ले लेते हैं और इधर हम y एक्सिस। ठीक है, तो और ये हमारा जो बीच का वैल्यू से हमने क्या मान लिया? मूल बिंदु या ओरिजिन मान लिया है। इसको हमने ओमेगा टी मान लिया, इधर को क्या मान लिए? ओमेगा टी, और इसको साइन ओमेगा टी। ये 0 है, तो ये y एक्सिस इधर प्लस होता है और नीचे क्या होता है? माइनस। तो 0 है ये 0। अच्छा ठीक है, ये 0 है, समझिए? ठीक है, और यहाँ से इस वैल्यू को हम मान लेते हैं +1। क्या मान लेते हैं भाई? और इधर के वैल्यू को हमने क्या मान लिया? -1। समझे? नीचे माइनस होता है, ऊपर क्या होता है? प्लस होता है, आप सभी जानते हो। और इस साइड क्या होता है? प्लस, और इस साइड माइनस। ग्राफ में तो प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है। क्यों बॉयज? जानते हो ना? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 0 से। तो ये हो गया 0। ठीक है, फिर साइन 90 का वैल्यू 1 बोला है और डेसिमल में +1, तो कहाँ पर है +1? यहाँ पे है, मान लेते हैं। ठीक है, इसको वैल्यू दे देते हैं सबसे पहले। इसको हम लिख देते हैं π/2 है ये। ठीक है, इसको हमने मान लिया पाई, इसे हमने मान लिया 3π/2, और ये हो गया हमारा 2π। समझ में आया? तो π/2 का वैल्यू क्या है? ये π/2 है और इसका वैल्यू 1 है, तो 1, ये 1 है भाई, हो गया। 180 का वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पर आएगा, आएगा ना? और उसके बाद -1, ये है -1, यहाँ पे आएगा। इसके बाद फिर क्या? 0, ये यहाँ पे। अब जो पॉइंट हमने डार्क किया है, बोल्ड किया है, उसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई? मिलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये समझे आप लोग? कैसे मिलाए हो? देखें, देखो यहाँ से इस पॉइंट को बोल्ड किया था तो यहाँ ले गया, फिर उसके बाद यहाँ से सबको कवर करते हुए। ठीक है, और इसी ग्राफ के कारण ही, इसी ग्राफ के कारण एसी करंट का संकेत को लिया गया है। मैंने कल एसी करंट मैंने एसी करंट का संकेत आपको बताया था ना? कुछ इस प्रकार से देखो, कुछ इस प्रकार से एसी करंट का सिंबल मैंने आपको बताया है भाई। तो ये सिंबल कहाँ से आया है? तो यहीं से आया है। समझ में आया आप लोग को? प्रत्यावर्ती धारा का संकेत कहाँ से लिया गया है? तो उसके ग्राफ से लिया गया है, याद रखेंगे आप लोग। किसी कुछ दिक्कत यहाँ तक गर्ल्स? देखिए, आप ध्यान अगर दे रहे होंगे तो आपने नोटिस किया है, जो मुख्य बात यहाँ पर यह है जानने लायक, कि इस ग्राफ में 2 बार 0 आ रहा है, 1 और 2। मतलब एक पूर्ण चक्कर करने में ये हाफ चक्कर है और ये हाफ है, तो हाफ एक कंप्लीट अगर सर्कल बनाएगा, 360 मतलब एक सर्कल होता है, तो 360 तक जाने के लिए एक सर्कल जब ये बना रहे हैं, एक चक्र बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, तो कितनी बार 0 हुआ है? ये 2 बार। कितनी बार 0 हुआ बेटा? 2 बार। मतलब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ये एक पूर्ण चक्कर करने में, क्या करने में? एक पूर्ण चक्कर करने में 2 बार क्या लगाता है? यहाँ 0 होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? 0। हमारे अगर इंडियन कंट्री की बात करें, हम जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया है ना? इंग्लैंड है। तो हमारे इंडिया स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अलग अलग देश का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, वो अलग अलग होता है। तो हमारे इंडिया कंट्री में 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये क्या है बताऊंगा आपको। ठीक है, हमारे इंडिया कंट्री में कितना होते हैं? 50 हर्ट्ज होता है। मतलब वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट। आपने ट्रांसफार्मर के नीचे देखा होगा ना, 220 लिखा रहता है और ऐसे खतरा का निशान बना देते हैं वहां पे। देखिए हो कि नहीं? पहले ये बताओ, 220 लिखा हुआ देखे हो? कितने लोगों ने देखा है? 240?
220 लिखा होगा यार, खंभे के पास जाओ, देखो कहीं पर लटका रहता है 220 वोल्ट। हाँ? अरे हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू यूज वाला जो करंट होता है वो 11,000 कैसे होगा यार? बड़ा खंभा को छोड़ो ना, बड़ा खंभा का करंट आपके घर नहीं आता, वो फैक्ट्री में जाते हैं, बड़े बड़े कंपनी में जाते हैं वो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ घरेलू यूज के लिए, आपके डोमेस्टिक यूज के लिए, जो घरेलू यूज के लिए जो करंट होते हैं, जो वोल्टेज होते हैं बेटा, वो 220 वोल्ट होता है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में यही होता है 230 वोल्ट, इंग्लैंड में भाई। ठीक है, अमेरिका में अलग होता है, हर देश का अपना अलग अलग डोमेस्टिक यूज जो है करंट होते हैं, याद रखिए, वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे इंडिया में, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होता है? 50 हर्ट्ज का होता है। क्या आवृत्ति कितना होता है? और आवृत्ति का डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन जानते हैं आप लोग? क्या होता है बोलिए, पढ़े हो ना? यह 1 सेकेंड में 50 आवृत्ति, 50 फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करता है। मतलब ऐसे ऐसे, मतलब 50 कंप्लीट करता है, कहने का मतलब नहीं समझे? समझा रहा हूँ, देखो हमारा, ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन कंट्री में जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है, मतलब 50 चक्र होती है, समझिए। तो 50 चक्र में कितने बार जीरो आएगा? एक चक्र में 2 बार जीरो आ रहा है, तो 50 चक्र में कितने बार जीरो आएगा? 100 बार। कितनी बार आएगा? 100 बार। ठीक है, 1 सेकेंड में मतलब 100 बार जीरो होता है यार, कहने का मतलब 1 सेकेंड में जो हमारे घर में जो लाइट जलते हैं, जो बल्ब जलते हैं, जो भी चीज जलते हैं, जो भी घरेलू यूज का, कूलर, फ्रिज, जो भी पंखा, टीवी, वो 1 सेकेंड में 100 बार जीरो होता है। कितनी बार भाई? 100 बार जीरो होता है। ये याद रखिए, परीक्षा में आता है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछते हैं कि हमारे भारत में जो है कितने हर्ट्ज तो होता है, आप बोल सकते हैं 50 हर्ट्ज के। याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितना होता है प्रतिवर्ती धारा का भारत में? 50 हर्ट्ज होता है। या कितने बार जीरो होता है, तो आप बोल सकते हैं वो 100 बार जीरो होता है। कितनी बार होता है भाई? 1 सेकेंड में 100 बार जीरो होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब प्रत्यवर्ती धारा से, एसी करंट से, ये जो प्रत्यवर्ती धारा है जो हमारे घर में यूज होते हैं, जैसे कूलर, फ्रिज, पंखा, ये सब चलते हैं, टीवी चलते हैं, ये लाइट जलते हैं, इसका मतलब है कि वो 1 सेकेंड में 100 बार बुझते हैं वो। अब आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं, सब कैसे बोल दे रहे हैं ऐसे? कहाँ बुझते हैं? हम लोग तो देख रहे हैं, बुझ नहीं रहा है, बल्ब क्लास में लगा हुआ है, वो लग रहा है ना आपको ऐसे? नहीं समझ मैंने क्या कहा? कुछ भी नहीं समझ आ रहा है? ये कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो हमारे घर में जो भी डिवाइस होते हैं ना बेटा, वो 1 सेकेंड में 100 बार जलते हैं और 100 बार बुझते हैं। क्योंकि 100 बार क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है। 50 हर्ट्ज होता है, मतलब 100 टाइम्स क्या होगा, वहाँ जीरो होगा, तो 100 टाइम वहाँ मतलब जलेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे घर में जितने भी डिवाइस लगे रहते हैं ना, चाहे जिससे एसी करंट से जो भी चलेगा, एसी करंट से आप जो भी चीज चलाइए वो 100 बार जलेगा तो 100 बार बुझेगा। 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। इसका रीजन है आपके आंखों का पावर, जो 1/16 सेकेंड कैप्चर पॉइंट होता है। मतलब जैसे मैं जो है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने किट्टू को देखा भी, ठीक है, तो किट्टू को जैसे भी मैंने देखा तो उसका इमेज मेरे ब्रेन से हटने के लिए जो है 1/16 सेकेंड का टाइम जो है लगेगा। लेकिन उसके पहले ही वो जल के बुझ जा रहा है, वो सॉरी बुझ के जल जा रहा है। मतलब अभी उसका कैप्चर दिमाग से हटा नहीं, वो फिर से जल जा रहा है। 1 सेकेंड कितना टाइम होता है यार? समझे मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है थोड़ा मोड़ा कुछ? मतलब इसका इमेज मेरे ब्रेन से हटने से पहले वो बुझ के फिर से जल गया है वो। अब उसका इमेज फिर बनेगा, फिर उसको हटने में समय लगेगा, फिर इमेज उसका बनेगा, फिर उसको हटने में समय, जिसके कारण हमें वो बुझता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन वास्तव में अगर आप बात करेंगे तो जो बल्ब आपके क्लासरूम में जल रहे हैं ना बेटा, अभी ये बल्ब जो है बुझ रहा है 1 सेकेंड में 100 टाइम। अगर ये पंखा चल रहा है तो 100 टाइम ये बंद भी हो रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसको वहां उसका इमेज या उसको महसूस करने के लिए आपको उतना समय लगना चाहिए, लेकिन उससे भी कम 1/16 सेकेंड में ही कैप्चर से हटना चाहिए, लेकिन हट ही नहीं रहा है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके हटने से पहले क्या हो जा रहा है, वह फिर से जल जा रहे हैं। समझ में आया जी? तो यहाँ से किसी कुछ परेशानी है बेटा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ पूछते हैं, पूछो, पूछिए। इधर गर्ल्स बॉयज समझ आया थोड़ा मोड़ा कि कुछ भी नहीं आ रहा है? सर क्या आप पढ़ा रहे हैं समझ आ रहा है भाई? नोट करो चलो इसको।
अगला टॉपिक है प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखो इसको बनाने के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, एसी लिख दीजिएगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। देखो बेटा इसको बनाने के दो तरीके हैं। अगर 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में है तो आप छोटा बनाना, लेकिन अगर वही जो है मान लो 2 नंबर की में है तो छोटा बनाना, लेकिन अगर वो बड़ा आ गया 4 नंबर 5 नंबर तो आपको उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा में आप जानते हैं एक पूर्ण चक्र मतलब 2 पाई होता है 362 पाई। ध्यान सुनो, एक पूर्ण चक्र में एक कंप्लीट सर्कल में, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल में क्या उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसके एवरेज वैल्यू को हम क्या कहते हैं? उसका एवरेज करंट कह देते हैं, ठीक है। समझ में आया? एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के मान को हम क्या कहते हैं? औसत मान कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। मेथड एक है, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा, आई इक्वल टू धारा का आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी मतलब थीटा होता है। और मैंने कहा यदि जो है, यदि इफ ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या हो, ये 2 पाई हो, पूर्ण चक्र कंप्लीट सर्कल मतलब 2 पाई मतलब 360 मतलब 2 पाई। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दीजिए, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई, आई इक्वल्स टू, और साइन 2 पाई का मान कितना होता है किसको पता है? बोलिए आप बोलो मिसाली 0, और 0 का इंटू इसके साथ होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये है इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। और औसत बोला है तो यहाँ पर आप आई के बदल में यहाँ एवरेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? छोटा सा एवीजी ऐसे करके, ठीक है। इजी है ये, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन में अगर आए तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर मेथड 2 यूज करेंगे हम। देखो मेथड 2, अभी हमने आपको मेथड 1 बताया, मेथड 2 अगर आपको समझना है तो आपको जो है, आप लोग कॉपी पुस्तक बंद कर दिए क्या? क्या बंद किया उधर? अच्छा ठीक। देखिए अगर आपको जो है प्रत्यावर्ती धारा का मेथड 2 समझना है तो आपको क्या समझना होगा? इसका समाकलन इंटीग्रेशन मतलब सम ही होता है। इंटीग्रेशन मतलब सम होता है ना, समाकलन मतलब योग होता है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी बाई टी लिमिट 0 से टी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है देखो यहाँ पर आई डी टी, आई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया गया समाकलन, इसका मतलब भी योग होता है, ठीक है। क्या इसका मतलब? योग होता है, और उसके सापेक्ष समाकलन और बटे कुल समय टोटल टाइम, इसका मतलब ही क्या है? उसका औसत मान है। क्या है वो भाई? यहाँ पर इसका औसत मान है, ठीक है। औसत मतलब एवरेज को इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है इस फॉर्मूले से, ठीक है। आई के सापेक्ष जो है इसका समाकलन किया गया है भाई, आई के सापेक्ष, सॉरी यहाँ पर समाकलन करेंगे आई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया जा रहा है उसका। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टी, और आई का वैल्यू आप अभी जानते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर डी टी है तो डी, और यहाँ पे यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बेटा? आई एवरेज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल, जैसे आई नॉट बाई टी बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन 0 टी, यहाँ पर बच गया साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। मैंने आपको कल बोला था, क्या बोला था कल? सॉरी कल बोलता हूँ, उस दिन मैंने आपको कहा था 2-3 दिन पहले, जब इसके पहले जो भी हमने चैप्टर पढ़ा था, तो आप लोग बोला था कि आप लोग जो है समाकलन या जो भी ऐसी चीजें के जो फॉर्मूला होता है उसे पूरा याद करके आना करके बोला था। और बताइए साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का समाकलन किसको इसको यहाँ पे पता है? कौन कौन पढ़ के आया है? हाथ खड़े करें। आपको नहीं पता? हाँ तो हाथ खड़े करो। 3 ही लोग, 4, बाकी बच्चे चलो आप बोलो। आयुष माइनस कॉस थीटा, आप बोले। माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट टी, और क्या होता है इसका समाकलन? हमने कहा, बोले इसका वैल्यू क्या होता है? माइनस, आप बोलिए बेटा, आप सही बोल रही हैं। माइनस ओमेगा साइन माइनस ओमेगा
इसमें ओमेगा क्यों रहेगा? आप डिफरेंशिएशन थोड़ी कर रहे हैं, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है। और लिमिट आपको दे देना है 0 से t। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक? ठीक है, माइनस को बाहर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई टी। अब यहाँ पे देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो कॉस ओमेगा का वैल्यू 2 पाई होता है ना। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। आ रहे समझ में? आ रहे जी? ऊपर में किसी कोई समस्या है तो बताइए। नहीं, कॉस ओमेगा अपर लिमिट, ठीक है। ये ओमेगा बाहर चला गया है ना, ये वाला, इस ओमेगा को बाहर लिख दिया, माइनस ये कॉस 0। समझ में आ गया? आया भाई? फिर यहाँ पे देखिए आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट, इसका लिख दीजिए माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाई टी, और यहाँ पर टी और है ना, उस टी को यहाँ पे लिख दीजिए माइनस कॉस 0। समझ में आया? आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट ओमेगा टी, ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, और कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 क्या होगा 0 होगा, और 0 का गुणा इनसे होगा तो क्या होगा पूरा वैल्यू 0। तो देखिए ये भी आंसर वही 0 आया कि नहीं, और इसके पहले भी 0 आया था भाई, आया था जी। तो ये अगर 3 नंबर का पूछे 4 नंबर, तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। 1 नंबर 2 नंबर का पूछे तो इसके पहले वाला, ठीक है। नोट करो इसको। यदि इसको हाफ चक्र में पूछे, अर्ध चक्र में पूछे, तो बस आधा कर दीजिएगा, t/2 कर दीजिएगा इसको, ठीक है। यदि परीक्षा में आपको पूछे कि अर्ध चक्र के लिए बनाओ, हाफ चक्र साइकिल के लिए बनाइए बोल देंगे, ठीक है, तो बस इसको आधा कर देना। 1/4 बोलेंगे तो यहाँ 4 लिख देना नीचे में, t/4 करके आपकी बुक्स में पूरे लिखे हुए हैं। बस यहाँ पे आधा बोलेगा तो 2 लिखना, 1/3 बोलेगा 3 लिख देना, 4 बोलेगा तो 4 लिख देना, और वैसे ही फिर बनाना इसको, ठीक है। आ रहे समझ में? सब वही बनेगा, बस फिर लिमिट इधर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई। इसके बाद हम देख रहे हैं, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा बेटा, वो हेडिंग लगाइए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का क्या? वर्ग माध्य मूल। इसको इंग्लिश में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर ऑफ ए वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रूट का एक लेटर देखिए, यहाँ इंग्लिश में लिखा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। रूट का आर लीजिए, ठीक है, मीन का एम लीजिए, स्क्वायर का IRMS, ओके, IRMS, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख लिए ना भाई, यहाँ पे शॉर्ट नेम इसका, यहाँ पे बताइए इसका शॉर्ट नेम ये है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, इसका शॉर्ट नेम IRMS, ठीक है। समझ गए? आप क्या बोले रूट, तो ले लो रूट, क्या ले लो? रूट बोला है। मीन भाई कैसे करते हो? मीन निकालते हैं तो क्या करते हो? IDT किए थे बाई टी, ऐसे याद आ रहा है? किए थे ना, किए थे कि नहीं? ठीक है, IDT बाई टी ये किए थे। रूट ले लिया, मीन ले लिया, स्क्वायर करो, स्क्वायर, ठीक है। जैसा यहाँ पे लिखा वैसे ही मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करके बना लिया। ये बनाने का तरीका है, ठीक है। ये मत बोला कि ये कुछ रूल्स है, नहीं, ये अपना अपना मेथड होता है, मैं इस मेथड से इसको बनाया, ठीक है। समझे कि नहीं? रूट बोला तो, मीन बोला तो ये, और स्क्वायर बोला तो ये। अब मैं क्या करूंगा, बोथ एट द बोथ साइड ऑफ स्क्वायर, दोनों साइड में क्या जोड़ूंगा? स्क्वायर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? ठीक है, तो लगा दे रहा हूं भाई। तो क्या होगा? I²RMS इक्वल टू, इधर स्क्वायर लगाऊंगा तो ये हट जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर हटेगा, लिखूं कि नहीं? ठीक, तो क्या बचेगा? I²D
टी बाई टी। हम यहाँ पे एक चीज भूल गए हैं, अब आप लोग बताओ क्या चीज मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। आप लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हो फिजिक्स, क्या चीज है जिसको मैं नहीं लिखा हूँ? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। वेरी गुड, 0 से। चलिए आगे बनाए। आई स्क्वायर आर एम इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगा बताइए? आई बराबर क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर इंटू डी, और यहाँ पे टी। समझ में आया बेटा? जो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर लिख दें। आई नॉट यहाँ पर इसके लिए भी स्क्वायर है ना भैया, आई नॉट के स्क्वायर बाहर चला गया, ठीक है। क्या बचा? तो बचा टी 0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, और ये आपका टी। समझ में आया कि नहीं आपको यहाँ तक? ठीक है, सॉरी ये टी बाहर चला गया ना, ठीक है, तो अच्छे से निकालें। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं? मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या इसको मिटा दूंगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो मैं रुक रहा हूँ बेटा, बताओ। नहीं ना? एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा ही होगा पिछले साल या 11 में पढ़े हो ना। तो बताइए यहाँ इसको मैं ट्रांसफर कर दूँ इस साइड तो प्लस में होगा। पहले ध्यान से देखिए, तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ 1 बचा है, ये इधर जाएगा तो माइनस cos 2 थीटा होगा बेटा। अब यहाँ पे देखिए हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, 1 माइनस cos 2 थीटा, ये 2 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? ये, और थीटा का मतलब ओमेगा टी। तो जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ जहाँ मतलब थीटा, यहाँ पे थीटा जिसको ओमेगा टी लिख लेना, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता, आई स्क्वायर आर आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 0 टी, यहाँ है 1 माइनस cos 2, और थीटा की जगह क्या डालोगे? ओमेगा टी, और बाई 2। समझ में आया? और इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ जो 2 है उसको बाहर लिख सकते हो ना। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी, 2 बाहर चले गए टी। इसका 1 का हम क्या करेंगे? 1 का इस डी टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? इंटीग्रेशन अगर हम कराते हैं तो वो होता है, आप यहाँ पे लिख दो, वो होगा आपका टी। क्या होगा बेटा? टी माइनस cos 2 ओमेगा टी, ये 2 बाहर निकल गया है ना। ध्यान से देखिए, आप लोग नीचे मुंडी कर दिए, 2 बाहर निकल गया। cos 2 ओमेगा टी का अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराते हैं तो होता है साइन, बोलो आप लोग क्या होता है? साइन 2 ओमेगा, और नीचे में फिर 2 ओमेगा भी आएगा। आर एस, इस साइड को मिटा रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है थोड़ा मोड़ा कि ज्यादा कठिन थोड़ी हो जा रहा है? नहीं ना, इजी है भाई, ठीक है। तो लिखते हैं साइन 2 ओमेगा टी, और नीचे में इसको होगा ये 2 ओमेगा गुणा में 2 ओमेगा, ठीक है। लिमिट दीजिए टी और 0। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, आई क्या बोले? आई आर एम एस, यहाँ स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा भाई? आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी। यहाँ देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर टी का अगर हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैपिटल टी होगा, माइनस साइन 2 ओमेगा टी का, फिर इसके साथ तो लिखिए साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। आगे देखिए 2 ओमेगा, आगे देखिए भाई यहाँ पे हम ओमेगा का वैल्यू जानते हैं क्या होता है। इसको रहने देता हूँ, इसको नहीं लिख रहा हूँ अभी ना, समझ जाओगे। इधर बराबर में इधर है आई स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। तो यहाँ देखिए आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी, और ये होगा टी माइनस साइन 2, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है ना, और ये टी और 0 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। नीचे में 2 ओमेगा, ठीक है भाई। आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी, ये टी से टी कैंसिल होगा,
और ये होगा आपका t माइनस साइन और 2 2 जा 4 पाई और ये होगा 2 ओमेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, यदि साइन के साथ उसके पाई में यदि कोई भी इवन नंबर का गुणा है, सम का गुणा है, तो उसका वैल्यू पूरा क्या हो जाता है, पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 होता है। तो आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t मल्टीप्लाई ये t बचा है, ये t, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों होगा, रूल्स ये कहते हैं साइन के पाई के साथ यदि कोई भी सम संख्या है तो उसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये 0 होगा तो इसके साथ एक भाग में है तो ये भी 0 हो जाएगा। ये t से ये t क्या हुआ, कैंसिल हो गया। फिर i ये स्क्वायर इधर जाएगा, ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो रूट में बदलेगा, तो क्या होगा आई नॉट बाई रूट 2 होगा ना। ये स्क्वायर इधर है तो पूरा कंप्लीट रूट होगा, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके लिए, लेकिन ये स्क्वायर जो है इसके लिए रूट पे रहेगा ही ना। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ नहीं पाते हो क्या रहे, तो मुंह को तो ऐसे बना देते हो जैसे मैं जुल्म कर रहा हूँ तुम लोग के ऊपर। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। i इक्वल्स टू आई नॉट, यहाँ पे जो 1/√2, चलो मैथ वाले बताओ, हाँ बोलो। 0.707। वेरी गुड, 0.707 होता है, इस वजह से लिख लीजिए। ये होता है 0.707 आई नॉट, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, 0.707 आई नॉट, इसका क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। ये है वर्ग माध्यम का एक छोटा सा कैलकुलेशन, ठीक है, इसको आप नोट करें।